कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बारे ये समा आ, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईम मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने प्लेटफार्म से जो है ना आपने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। अपने बारे में खैर बंदा क्या बताए, हम तो हमेशा दूसरों के बारे में ही लिखते और सुनते रहे, लेकिन बहरहाल ये आपका एक सिलसिला है और मुझे पसंद आया कि इस तरह जो है ना हर किसी के हालात ज़िंदगी से हम वाकिफ़ हो जाते हैं। अभी लास्ट टाइम आपने हमारे दोस्त सैयद साजिद यज़दानी साहब का इंटरव्यू किया, बड़ा अच्छा था, बड़ा डिटेल उनसे उनकी बातें हमने सुनी। तो ऐसे ही चलें, हम भी अपनी ज़िंदगी के कुछ आपको लम्हात और कुछ वाक़यात बता देते हैं। बेसिकली मेरी पैदाइश 1 जनवरी की है। इस तरह मेरा स्टार जो है वो कैप्रिकॉर्न है। तो इस स्टार के लोग थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, इस लिहाज से हम भी थोड़े ज़िद्दी, ऊपर से पठान होने की वजह से वो ज़िद्दीपन में कुछ ज़्यादा ही शिद्दत आ गई है। तो कराची की पैदाइश है और मैं अक्सर दोस्तों से जो है ना ऐसे ही मजाक में कहता हूँ कि कराची में 3 बड़े आदमी पैदा हुए थे, एक कायदे आज़म, एक इल्ताफ़ हुसैन और तीसरा AR गुल। मेरा नाम बेसिकली अब्दुर्रहमान गुल है, लेकिन AR गुल के नाम से ही जो है मेरी शनाख्त है। और इसी में मैंने जर्नलिज़म में तकरीबन मुझे 96 से मैंने अपना आगाज़ किया हुआ है। उससे पहले जब स्कूल और कॉलेज लाइफ थी तो मैगज़ीन में और इसमें जो डाइजेस्ट वगैरह होते थे इनमें हम हिस्सा लेते रहते थे। कभी अशार लिख दिए, कभी लतीफ़े लिख दिए, इस तरह जो है ना। बल्कि आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जो ख़वातीन के जो डाइजेस्ट होते थे ना उनमें मैंने फ़र्ज़ी नाम यानी ख़ातून बन के बड़ा लिखा है। तो जैसे शुआ हो गया, ख़वातीन डाइजेस्ट हो गया, किरण डाइजेस्ट हो गया, और इस तरह के बाकी रूप हो गया, काफ़ी सारे हैं जो ख़वातीन के स्टार्ट में चलते थे ना, अभी भी हैं वो। नए उफ़क़, नया रुख मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। जासूसी कहानियों से मुझे बड़ा लगाव था। इब्न सफ़ी मेरे एक ज़माने में आइडियल थे, उनकी मैं कोई सीरीज़ जो है नहीं छोड़ता था। तो जहन पे मेरे अंदर वही था। बहरहाल वो लिखते लिखाते ये जो फ़िल्मी अखबार हैं निगार जब हम स्कूल लाइफ में थे उस वक्त हम इसको बड़े शौक़ से पढ़ते थे। फ़िल्में देखना हमारा उसी दौर से एक मशगला हुआ और ऐसा नशा था, ऐसा जुनून था कि एक वक्त में कराची में 2 शो देखे। हर जुम्मे को जो फ़िल्में लगा करती थी तो एक सैनमे से निकल कर दूसरे सैनमे में चले गए। लांडी और कुरंगी के हमारे पास सैनमे करीब हुआ करते थे, तो हमने ज़्यादातर फ़िल्में लांडी और कुरंगी के सिनेमा घरों में देखी, क्योंकि वही हमारी रिहाइश थी, वहीं पे हमारा घर था। तो कराची के बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ अच्छी यादें वाबस्ता हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि पेशावर से मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया। तो मेरा जो पहला अखबार था वो रोज़नामा बशारत के नाम से था, अभी भी है वो उसमें पेशावर में। उससे पहले मैंने अप्रेंटिसशिप जो है ना सलीम साफ़ी के अखबार वहाँ से निकलता था, सिटी पोस्ट। सलीम साफ़ी साहब आजकल माशाल्लाह बड़े नामवर जर्नलिस्ट हैं और उनका जिरगा जो है वो जियो पर आता है। तो उनका एक अखबार था सिटी पोस्ट, तो वहाँ से मैंने कुछ अर्सा उनके साथ भी किया। लेकिन बहरहाल असल जो है मैंने बशारत से शुरू किया। बशारत के जो मालकान थे उनके PPA के जो मालिक थे उनसे बड़ा अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो PPA न्यूज़ एजेंसी वालों के साथ उनका आपस में कुछ इश्तराक हुआ, तो मुझे पेशावर से इस्लामाबाद भेज दिया उन्होंने, और फिर इस्लामाबाद से मुझे लाहौर PPA में यहाँ आ गया था कि PPA न्यूज़ एजेंसी जो है ना यहाँ पर लाहौर में आके मैंने ज्वाइन की पहली दफ़ा। और उसके साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं हसनात मलक साहब, बड़े अच्छे बैंकर हैं, अब तो खैर वो रिटायर हो चुके हैं। तो उनका एक मैगज़ीन था कल्चर टाइम, उनके साथ चूँकि मेरी दोस्ती थी लिहाजा मैंने एज़ ए एडिटर कल्चर टाइम का इजरा मैंने किया। टोटल वो शोबिज़ मैगज़ीन था, उसके स्टूडियोज़ में आना जाना वैसे भी था, लेकिन फिर ज़्यादा हो गया उनकी वजह से। वो मैगज़ीन कुछ अर्सा किया, तो इसी दौरान जो है ना मुझे रोज़नामा औसाफ नया शुरू हुआ इस्लामाबाद से, और हामिद मीर साहब बहुत बड़ा नाम है दुनिया सहाफ़त का, तो उनकी ज़ेर इदारत वो अखबार शाया हुआ है। तो उसमें मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है मैंने PPA को छोड़कर रोज़नामा औसाफ को यहाँ से लाहौर से ज्वाइन किया। फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अखबारात तो आपको पता है सहाफ़ी की ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी से आते हैं और बदलते रहते हैं इदारे। हर सहाफ़ी को एक पता नहीं कितने ही इदारों में काम करना पड़ता है।
अच्छा, मैं बताता चलूँ कि पीपीए के साथ साथ मैंने, चूँकि मुझे शोबिज़ का शौक़ था, तो मैंने सबसे पहले कराची का जो फ़िल्मी अखबार है नूर जहाँ, उसको मैंने काफ़ी अरसा यहाँ से लाहौर से किया। खालिद चावला साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो काफ़ी अरसा तक नूर जहाँ मेरा चलता रहा। नूर जहाँ के बाद फिर मुझे मूवी जो है याकूब मेमन साहब का था फ़िल्मी पर अखबार, वो मैंने बहुत अरसा किया उनके साथ मूवी। फिर उसके बाद मूवी को सुपर मूवी में कन्वर्ट किया गया। नासिर उनके ही थे, नासिर साहब, उन्होंने सुपर मूवी का इजरा किया। सुपर मूवी भी मैं करता रहा। इस तरह मेरी जो है कराची और हैदराबाद के हलकों में बहुत ज़्यादा शनाख्त बन गई। बहुत ज़्यादा दोस्त मेरे जो फ़िल्म से रिलेटेड लोग हैं वो मेरे वहाँ पर हैं। नहीम हबीब साहब हैं, उनका सुपर स्टारडस्ट निकलता है। आज भी मैं लाहौर से उनका सारा मैं भेजता हूँ मैटर को। बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं। उमर ख़िताब हैं, वो कराची से मेट्रो निकालते हैं। वो पहले सुपर स्टारडस्ट और AVS के लिए करते रहे। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे उमर ख़िताब। इस तरह जो है बाकी हैदराबाद में बड़े अच्छे दोस्त हैं। खलील रशीद हैं, हुसैन ताबानी हैं, यूसुफ़ जमाल साहब। मतलब यूसुफ़ जमाल साहब, आपको पता है कि वो एक फ़िल्म के हवाले से चलती फिरती डायरेक्टरी हैं। उनके आप पोस्टें देखते होंगे, जो लोग फेसबुक देखते हैं, जितनी डिटेल उनके पास है, जितना रिकॉर्ड उनके पास है, शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास होगा। मतलब यूसुफ़ जमाल साहब का मैं बड़ा कदरदान हूँ इस लिहाज से कि वो, उनकी वजह से कई लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है फ़िल्म से के हवाले से। यासीन हमीद हैं हैदराबाद में, और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो फ़िल्म से रिलेटेड हैं। तो यूनस रईसानी हमारे कोयटा के दोस्त हैं, और उनके पास भी फ़िल्म के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। यूनस रईसानी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उनका भी मतलब काफ़ी फ़ैन हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह फिर मुख्तलिफ़ फ़िल्मी अखबारात किए, और निगार तो मैंने काफ़ी अर्सा किया। असलम इलियास रशीदी साहब के साथ मैंने बड़ा काम किया। उनके अवार्ड्स वगैरह, निगार अवार्ड्स होते हैं, पाकिस्तान का मोतबर अवार्ड है। नेशनल फ़िल्म अवार्ड के बाद अगर किसी अवार्ड की अहमियत थी तो वो निगार अवार्ड की थी। बदकिस्मती से एक मुद्दत से वो नहीं हो रहा। उसके बेशुमार वजूहात हैं। एक तो फ़िल्म इंडस्ट्री का जो है उसका भी मसला था, बीच में काफ़ी क्राइसिस में रही। अब अल्लाह के फ़ज़ल से दोबारा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को वो मिल रहा है उरूज। लेकिन ज़्यादातर फ़िल्में चूँकि कराची में बन रही हैं, लिहाजा लाहौर में जर्नलिज़्म काफ़ी मुश्किल हो गया। शोबिज़ जर्नलिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, उसकी एक अपनी वो है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया ने कैप्चर किया हुआ है। अब आर्टिस्ट हमें फ़ोन करने के बजाय ख़ुद अपनी ख़बरें पोस्ट कर देते हैं। तो ये एक बुनियादी वो सारी चीज़ है। तो मैं बता रहा था औसाफ के बाद मैंने फिर उसको, मुझे चेंज हुआ कुछ अर्से बाद। तो फिर मैं अल शर्क जो है निकलता था दुबई से और लाहौर से। ज़हीर बाबर साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो उसके एडिटर थे। नईम मुर्तज़ा साहब हमारे मैगज़ीन एडिटर थे। माशाल्लाह इन्होंने उसके लिए बहुत काम किया, और हमने भी उसमें अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ वो निभाई हैं। उसी दौरान मुझे दुबई भी जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। बुलान अवार्ड की तकरीब में भी मैंने वहाँ शिरकत की, और दुबई का ऑफ़िस भी देखा अल शर्क का। तो ये भी मेरे साथ एक मतलब उनकी खुशगवार यादें हैं। ज़हीर बाबर साहब में की सबसे अच्छी क्वालिटी यह है कि वो वर्कर्स दोस्त हैं। उन्होंने हमेशा काम करने वाले बंदों का ख्याल रखा है। अपने से ज़्यादा उन लोगों को अहमियत दी है जो कारकुन हैं, अखबारी कारकुन हैं, और उनको सलूट करना चाहिए कि वो इतने मुखलिस हैं वर्कर्स के साथ। वरना आज के दौर में मैंने देखा है जो भी आया है उसने पहले अपना मफाद देखा है, और कोशिश की है कि हुजम कम हो जाए, स्टाफ कम हो जाए, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ जाए। और ये सिलसिला जो है ना आज भी चल रहा है, जो इंतहाई दुख की बात है। इस तरह हमारे काफ़ी सारे जो कारकुन हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो अल शर्क में काफ़ी अर्सा मैंने काम किया। वहाँ से मुझे जब वो इदारा मैंने, चूँकि ज़हीर बाबर साहब चले गए थे तो चेंज हुआ, तो काफ़ी दोस्त गए हमारे। तो मैंने भी फिर रोज़नामा जिना, खुशनुद अली ख़ान साहब एक सख्त किस्म के चीफ़ एडिटर हैं, लेकिन यह है कि उनके साथ काम करने का एक अपना अंदाज़ है। वो वर्कर्स में एतमाद और हौसला पैदा करते हैं, और जो असल सहाफ़त है उसको बताते हैं। लोग उनके बारे में मुतज़ाद राय रखते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि खुशनुद अली ख़ान साहब भी बड़े जीदार साफ़ी हैं, और उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया। उस वक्त मियाँ हबीब साहब एडिटर हुआ करते थे जिना के। तो जिना अखबार में मैंने बेशुमार कलर एडिशन दिए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं। मैं आपको औसाफ के वाले से बता रहा था, जब औसाफ का सिलसिला शुरू हुआ था तो औसाफ में मैं ना गुलकारियाँ के नाम से एक कालम लिखा करता था।
वो कॉलम शोबिस के हवाले से होता था, लेकिन तंज़िया और मज़ाहिया कॉलम था। वो इतना अच्छा लोगों में पसंद किया गया, मुझे अच्छा उसका रिस्पांस मिला, तो वो मैं कंटिन्यू करता रहा। और एक वक्त वो आया कि मैंने गुलकारिया के नाम से बाकायदा अपनी किताब शाया की है, जो मार्केट में अभी मौजूद है। तो मुझे फिर, चूँकि यासीन गुरीजा साहब हमारे सीनियर साफ़ी हैं और मैं उनको उस्ताद का दर्जा देता था, बल्कि रूहानी बाप एक तरीके से कह सकते हैं, उनके साथ जितना वक्त गुजरा है, बहुत अच्छे मुखलिस इंसान थे। जहाँ हमें कोई मुश्किल पेश आई उन्होंने हेल्प की। आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके साथ रह के, चूँकि वो ख़ुद फ़िल्म डायरेक्टरी तरतीब दिया करते थे, वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म डायरेक्टरी को तरतीब दिया और काफ़ी अर्सा ये काम करते रहे, उनकी ये शनाख्त बनी। और भी उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत थी वो फ़िल्म डायरेक्टरी थी। फिर एज़ ए फ़िल्म साज भी उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी मंगती के नाम से। वो फ़िल्म जो है ना, बहार बेगम ने उसमें हीरोइन का किरदार किया था। वो फ़िल्म भी बहुत अच्छी थी। तो गुरीजा साहब ने कहानी नवीस की हैसियत से भी 2-3 फ़िल्मों की कहानियाँ भी लिखी हैं। तो मतलब उनके साथ रह के, उनकी सोबत में रह के, मैंने एक तो मेरे अंदर जो वो पठानों वाला गुस्सा था और जो फौरी तौर पे मैं इमोशनल हो जाता था, उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और मतलब बताया कि किस तरह लोगों से रहना है, किस तरह बातचीत करनी है, ज़्यादा जज्बाती नहीं होना। तो गुरीजा साहब के साथ मैं बता रहा था, चूँकि मैं बैठा करता था, उनकी डायरेक्टरी को देखकर मुझे शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने उनसे हटकर पहली बार पाक मुल्क की तारीख़ में पहली पश्तो फ़िल्म डायरेक्टरी तरतीब दी, जो सन 2000 तक की फ़िल्मों पर है। 1920 में जो बम्बई में पहली पश्तो फ़िल्म बनी थी, वहाँ से लेकर तो सन 2000 तक जितनी पश्तो फ़िल्में बनी हैं, उन सब का रिकॉर्ड है। उसमें इंटरव्यूज़ हैं, उसमें आर्टिस्टों की तस्वीर हैं। और इस तरह मेरा पठानों के साथ बड़ा ज़्यादा उठना बैठना था। लोग मजाक में मुझे कहा करते थे कि आप पठानों के आशिक चौधरी हैं। तो मैं, बदर मुनीर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मैं उनके साथ बहुत अरसा मेरी दोस्ती रही, गपशप रहती थी और बड़े अच्छे तरीके से। आसिफ़ खान साहब आज भी हमारे दरमियान बड़ी फ्रैंकनेस है, बहुत अच्छे इंसान हैं। जितने अच्छे बड़े वो आर्टिस्ट हैं, उसी तरह अच्छे इंसान भी हैं। तो आसिफ़ खान साहब के साथ भी मेरा बहुत अच्छा याराना रहा। उमर दराज साहब आज वो नहीं है दुनिया में, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी रही। डायरेक्टर्स बेशुमार ऐसे हैं पश्तो के, जिनके साथ मैंने बहुत अरसा दोस्ताना लहजे में उठना बैठना काम किया। एक पश्तो फ़िल्म बदशक्ल की कहानी लिखी, वो फ़िल्म आज भी रिकॉर्ड पर है। और उसके बाद मेरे अंदर चूँकि जरासीम थे, लिहाजा कुछ अरसे बाद मैंने सैयद नूर साहब से, चूँकि मेरा बहुत अच्छा एक एहतराम का रिश्ता है, वो भी मुझे प्यार करते हैं, उनसे मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं साइमा के हवाले से कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी हेल्प की, ताउन किया। मुझे रोज़ाना 1-2 घंटे साइमा के साथ बिठा दिया जाता था। मैंने उसकी सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स की, साइमा की, जो उनकी ज़िंदगी के हालात थे। फिर मेरी बुक आई कंप्लीट होकर, साइमा फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के नाम से। तो आज भी साइमा बहुत बड़ी स्टार हैं, मुझे खुशी है कि मैंने वो किताब भी लिखी। तो मैं बता रहा था जिना का, जिना में काफ़ी अर्सा काम किया। सख्ती भी बड़ी थी, मतलब कोई अगर ख़बर मिस हो जाती थी, जुर्माने भी होते थे। खुशनुद अली ख़ान साहब ज़रा सख्त मिजाज भी थे, लेकिन मैंने बताया ना कि उनके अंदर खूबियाँ भी बेशुमार थी। बहरहाल जिना के बाद मैं कुछ अरसे के लिए रोज़नामा दिन में चला गया, क्योंकि मियाँ हबीब साहब भी ये छोड़कर वहाँ जा चुके थे, एज़ एडिटर कर रहे थे। दिन अखबार में मैंने बड़ा सा काम किया, तकरीबन कोई 8-9 महीने काम किया। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात करूँगा कि वहाँ पर कारकुनों को, ख़ासकर रिपोर्टर्स को जो है ना, वो ये समझते हैं कि ये इनकी कोई बालाई आमदनी है, तो ये कोशिश करते हैं कि जी इनको सैलरीज़ ना दी जाएँ। तो मेरी ज़िंदगी में ये कठिन लम्हात भी आए हैं कि 2 ईदें आई हैं उस दौरान, और सैलरीज़ कुछ नहीं थी, स्टॉप थी, और हमें पैसे नहीं दिए गए। बल्कि महमूद सादिक साहब आजकल वो चैनल के मालिक भी हैं, दिन न्यूज़ भी चलाते हैं और कारकुनों की बात भी करते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मुझे 9 महीने तक मेरी सीवीज़ और मेरा सारा वो रोका गया और मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। वो ईदें मैंने जिस तरह गुजारी हैं, वो आपको पता है, किसी की जेब में पैसे ना हों और वो फैमिलीज़ भी हों, उसके बच्चे हों, घर वाले हों, ईद कैसे गुज़रती है। तो आजकल तो जो सैलरीज़ हैं, उनमें लोग ईद गुजारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहरहाल वो कठिन लम्हात थे, वो भी गुज़रे हैं। वो कहते हैं कि हर दुख के बाद कहीं खुशी का वो भी होता है। मैं वहीं पर दिन में फराज फ़ारूकी साहब भी मेरे साथ काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि जी मैं एज़ एडिटर रोज़नामा हरीफ़ में जा रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलें। लिहाजा हम हरीफ़ में आ गए, हरीफ़ की टीम का हिस्सा बन गए। हरीफ़ अगरचे छोटा अखबार था, लेकिन
मुझे खुशी है कि जो उन्होंने उनसे तय किया था वो हमें वक्त पर सैलरीज देते थे, हर चीज़ हमें मुराद हासिल थी, खुल कर काम करने का मौका दिया जाता था। तो ये एक खूबी की बात है। तो मैं इससे पहले एक पीर साहब का अखबार था इंकिशाफ हक़, वो इवनिंगर था, उसमें भी मैंने कुछ अर्सा काम किया। और यूसुफ खान साहब उस वक्त एक्सप्रेस में होते थे, फिर उसके एडिटर बने, आजकल वो आज टीवी पर हैं। तो माशाल्लाह बड़े अच्छा, वो भी बहुत अच्छा बहुत गुजरा है। वो हमें कारकुनों को ट्रिप पर लेकर जाया करते थे, फैमिलीज़ हमारी जाती रही हैं। मतलब अखबार कुछ भी नहीं था, लेकिन ये था कि सैलरीज टाइम पर थी, और सबसे बढ़कर ये कि घर वाले खुश थे कि महीने बाद हफ्ते बाद कहीं ना कहीं ट्रिप पे मौका मिल जाता था। तो मैं जब नईम मुर्तज़ा साहब जब इस तरह के ट्रिप को अरेंज करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार इसी बहाने चलें, कुछ आउटिंग हो जाती है, कुछ टाइम घर वालों को बच्चों के साथ स्पेंड हो जाता है। वरना हमारी लाइफ ये है कि हम सुबह 10 बजे उठकर तैयार होते हैं और यहाँ आ जाते हैं, चाहे कुछ काम हो या ना हो, तो रात के 11-12 बजे उस वक्त जाते हैं जब सब लोग सो चुके होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो वो फ्रेश मूड में ही नहीं होते कि उनसे कोई बात की जाए या किसी चीज़ का वो किया जाए। तो लाइफ ये बड़ी एक रूटीन की यकसानियत और बोर लाइफ है, जिसको वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। सहाफ़त जो किसी वक्त में जो है कहा करते थे कि ये एक मुक़द्दस पेशा और ये वो है, आजकल जो उसके हालात हैं उनको देखकर बड़ा अफसोस होता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं दिन अखबार की बात कर रहा था, हरीफ़ की, उसके बाद हरीफ़ पे आया, हरीफ़ से होता हुआ फिर मैं जंग ग्रुप में आ गया, और अब गुज़िश्ता 7-8 सालों से मैं रोज़नामा आवाज़ का शोबिज़ का सारा मेरे ज़िम्मे है, और रोज़ाना एक आर्टिकल भी लिखना होता है, वो भी किया। तो ये तो थी खैर मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी। तो वो शोबिज़ लाइफ़ की, जिस तरह आप कह रहे थे कि जी कुछ वाक़यात और कुछ ये, तो बेशुमार, चूँकि मेरा ज़्यादा वक्त स्टूडियो में गुज़रता था या रायल पार्क में। रायल पार्क एक ज़माने में वो रायल पार्क था कि उसमें हर ऑफ़िस जो है किसी न किसी फ़िल्मसाज़ के पास था, और वहाँ पर जब कोई जाता था तो फ़िल्मी मंडी देखकर तबीयत खुश हो जाती थी। जगह जगह कदावर पोस्टर लगे होते थे, पोर्ट्रेट बने हुए होते थे आर्टिस्टों के, उनके लोग वहाँ मौजूद होते थे। तो आज अगर आप रायल पार्क को जाकर देखें तो बड़ा आपको दुख होता है, सिवाय प्रिंटिंग मशीनों के और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आती। एक या दो दफातर ऐसे हैं जिनमें कोई फ़िल्मसाज मौजूद है, अदरवाइज़ सब कुछ ठप होकर रह गया है। हालांकि साबका हुकूमत ने रायल पार्क को जो है वो फ़िल्म स्ट्रीट का दर्जा भी दिया था कि यहाँ पर हम फ़िल्म स्ट्रीट बनाएंगे और आर्टिस्टों की तस्वीर लगेंगी और ये होगा वो होगा, लेकिन सारी बातें आपको पता है सियासी होती हैं, कोई कुछ नहीं करता। और ख़ास कर जब इंडस्ट्री का सितारा डूब रहा हो, यही सूरत हाल स्टूडियोज़ की है। स्टूडियोज़ में मैंने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। एक वक्त ये था कि मैं शाम 6 बजे के बाद स्टूडियो में होता था और रात को 12-12 बजे तक। मैंने कभी प्रेस क्लब पर इतनी तवज्जो नहीं दी मैं जितना वक्त मैंने वहाँ इन दोस्तों के साथ गुजारा। शाहिद फ़िल्म्स जो है पश्तो का बहुत बड़ा इदारा है, उनका पेशावर में अरशद सरमा के मालिक हैं वो। तो उनके जो वालिद साहब थे लाला सरदार ख़ान, जब से वो फ़िल्में बनाते थे मेरा उस वक्त से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद उनके जो साहिबजादे हैं, शाहिद ख़ान एज़ ए हीरो आए और अरशद ख़ान एज़ ए डायरेक्टर आए। इन्होंने बहुत सारी फ़िल्में बनाई। मैं इनके साथ आउटडोर जाता रहा, मानसेरा, एबटाबाद और जितनी भी लोकेशन थी वहाँ पर मैं ही इनकी कवरेज करता था। मतलब एक अरसे तक उनकी जो फ़िल्म का क्रेडिट चलता था स्क्रीन पे, उस पर मेरा नाम बाकायदा चलता रहा है। और मशवरे भी हमने दिए किस आर्टिस्ट को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ये आप कह लें कि पश्तो वालों के साथ मेरा बहुत अच्छा शुरू से ही हो रहा। उर्दू फ़िल्मों की अगर बात करें तो उर्दू फ़िल्मों में भी बड़े अच्छे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत क्लोज़ रहा। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कमिटेड पर्सन जिसको कहते हैं वो हैं। असलम डार साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि उनको हमने जिस तकरीब के लिए जो टाइम दिया उससे वो 10 मिनट पहले आए। जबकि आज के दौर में हर आर्टिस्ट अव्वल तो वो वक्त पर आता नहीं है, वो ये समझता है कि लेट आना जो है ना उसके सुपरस्टार होने की निशानी है। और अगर कभी वो गलती से आ भी जाए तो वो रास्ते में इतने फ़ोन करके ऑर्गेनाइज़र को परेशान करता है कि मुझे प्रोटोकॉल देकर गेट से अंदर लेकर जाया जाए। तो ये हालांकि प्रोटोकॉल इज़्ज़त जो है वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लो मंतशा, जो जिस बंदे को इज़्ज़त मिलना होती है वो हाल में भी अगर आके बैठ जाएगा तो उसको क्लैप होगी और उसके लोग जो होंगे उसको चाहने वाले खड़े होकर उसको प्यार करेंगे। तो वक्त के साथ साथ चूँकि ये कमर्शियल होता जा रहा है सिलसिला, कमर्शियल तो पहले भी था लेकिन पहले कुछ लोगों में फिर भी कुछ रवायात थी, कोई अक़दार थी, कोई अखलाकियात थी। लेकिन जो फ़िल्म का काम मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को ज़वाल भी इसी वजह से आया कि यहाँ के लोग मिसकमिटेड हो गए, याशियों में पड़ गए, और सबसे बढ़कर ये कि तकब्बर जो अल्लाह ताला को नापसंद है वो हो गई। मिसाल के तौर पर अफ़ज़ाल अहमद साहब
उनके हालात देख के दुख होता है कि ना अब वो बोल सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं। लेकिन सुना यही है कि जिस वक्त उनका सितारा उरूज पर था तो उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिनको मैं दोहराना तो नहीं चाहता कि उससे दिल आज़ारी होगी, लेकिन यह है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि इंसान कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी का पुतला है, बेबस है। अगर आपके सर में दर्द भी शुरू हो जाए तो आप सारी दुनिया से लाताल्लुक़ हो जाते हैं। तो उरूज भी अल्लाह ही देता है, अल्लाह की ज़ात उरूज देती है। जावेद शेख साहब का मैंने देखा उरूज, फिर एक वक्त वो भी आया जावेद शेख की अगर कहीं पोस्टर पे तस्वीर हुई तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि इसको निकालो यहाँ से, वरना फ़िल्म सेल नहीं होगी। ऐसा भी वक्त आया। तो कहने का मकसद ये है कि सबके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। बदर मुनीर आसिफ खान का मैंने बताया, ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का बताया, राशिद महमूद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मैंने देखा, कमिटेड पर्सन है उनको। और वो सबसे बड़ा ये कि पढ़े लिखे और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले इंसान हैं। तो इरफान खोसट साहब हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, वो करते हैं सारे। प्रोड्यूसर्स की बात करें, हाजी शेरा साहब हैं, उनको अल्लाह ने इतना उरूज दिया कि उनकी फ़िल्म हाथी मेरा साथी ने ब्लॉकबस्टर होने का रिकॉर्ड कायम किया। और लेकिन उनके अंदर आजिज़ी वही है। आज भी आप जाएं, वो आपको अपने हाथों से चाय बना कर देते हैं, आपके सामने पानी का गिलास रखते हैं। किसी तरह से भी नज़र नहीं आता है कि ये वो प्रोड्यूसर हैं जिनकी इतनी सारी फ़िल्में हिट हैं, और अल्लाह ताला ने उनको आजिज़ी दी हुई है, वो उसी तरह चलते हैं। डायरेक्टर्स में भी बेशुमार ऐसे डायरेक्टर हैं। दाऊद भट्ट साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर दूसरे तीसरे दिन मेरी उनसे गुफ्तगू होती है। और आर्टिस्टों में मद्दू जो हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, महानूर बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। महानूर की वालदा जो हैं वो बहुत ही नेक खातून हैं। आर्ट शोबिज़ के हवाले से लोगों की राय तो कुछ और है और हर आर्टिस्ट के बारे में है, लेकिन खैर अच्छा बुरा वो अल्लाह ताला के मामलात हैं, अल्लाह पाक सबको माफ़ करने वाले हैं। तो लेकिन ये है कि जो ज़मीन पर जो लोग अच्छा रवैया, आप देखें नरगिस के हवाले से लोग क्या कुछ कहते हैं, लेकिन अदाकारा नरगिस के हवाले से ये भी एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने बेशुमार यतीम बच्चियों के लिए जहेज़ का अरेंज किया, शादियाँ करवाई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि नेकियां भी साथ साथ चलती हैं तो होनी चाहिए। और इस तरह का इज़हार काजी साहब थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ भी बड़ा अच्छा हो रहा। इस्माइल शाह साहब वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, पाकिस्तान के पहले डांसिंग हीरो थे, अब वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है दुनिया में। वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो रही है। तो इसमें यह है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को जब यहाँ पर ज़वाल आया तो मैंने वो वक्त भी देखा कि जिन आर्टिस्टों के पास या जिन टेक्नीशियंस के पास हम लोग जाकर खाने खाया करते थे या चाय पिया करते थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पार्किंग में खड़े हुए दूसरों से मदद के तलबगार थे कि कोई हमें पेट्रोल के पैसे दे दे, कोई हमें चाय पिला दे, खाना खिला दे, और ऐसा हुआ है। तो ये है कि अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे अपने अमाल हैं या जो भी हैं, लेकिन इंसान को बहरहाल अपना एहतसाब ख़ुद भी करना चाहिए कि कहाँ हमने गलतियाँ की हैं। अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। बारी स्टूडियो का एक वक्त तूती बोलता था, अब आप वहाँ जाएँ वीरान पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। एक वक्त में मैंने बताया कि स्टूडियो में भी जब हम जाते थे तो हमारी समझ में नहीं आता था कि किस फ़िल्म की शूटिंग को देखना है। गेट कीपर रात के इतने वारे न्यारे थे कि जो बाहर से विज़िटर आते थे लोग स्टूडियोज़ देखने के लिए, तो उन्हें बताया जाता था कि अंदर फ़लाँ स्टार काम कर रहा है, तो वो 100-200 रुपये गेट पर देकर अंदर आया करते थे कि जी हम फ़लाँ स्टार के साथ कोई मिल लें। उस वक्त तो खैर ये मोबाइल नहीं थे, लेकिन वैसे कोई तस्वीर कैमरे से बना ली या जो भी सिलसिला होता था, तो वो वक्त भी मैंने देखा है। तो अब वो गेट कीपर हज़रात ने बेचारे, जिनके बिल्कुल कोई वाली वारिस नहीं है, शायद 2-2 3-3 महीने सैलरीज़ भी नहीं मिलती, और वहाँ पर भी स्टाफ की छांटियाँ कर दी गई, लेबार्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, और मतलब बेसरो सामानी का आलम है, बड़ा बुरा है। तो ये देखकर भी बड़ा दुख होता है। ज़ैड जुल्फ़ी साहब फ़िल्म एडिटर हैं, नेशनल फ़िल्म अवार्ड उन्हें मिला हुआ है, आजकल वो एवेन्यू स्टूडियो में एडमिन ऑफिसर की ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो मतलब यह है कि ऐसी चीज़ें देख कर तो फिर इंसान कुड़ता है कि हमने अच्छा वक्त देखा हुआ है, और अब स्टेज का दौरा है, यहाँ पर आर्टिस्ट काफ़ी हैं। टीवी पर PTV पर एक ज़माने में कंटिन्यू हमारा आना जाना रहता था, काफ़ी अच्छा दौर था। मुनिज़ा हाशमी साहिबा GM थी, आज वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन बन गई हैं, उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए। वैसे भी वो एक बड़े घराने की हैं, फैज़ अहमद फैज़ एक बहुत बड़ा नाम है, तो यकीनन वो इसकी डिज़र्व करती हैं इस सीट की जिसके लिए वो गई हैं। तो इस तरह के मामलात हैं शोबिज़ में। अब कराची शिफ्ट हो गया है, कराची में TV ड्रामे पहले उरूज पर थे, अब फ़िल्म इंडस्ट्री वहाँ चली गई है, अच्छी फ़िल्में बन रही हैं, लाखों वाली फ़िल्में करोड़ों में चली गई हैं।
और बिज़नेस भी उनका उसी तरह हो रहा है। जदीद सिनेमा मालकान, पहले यहाँ पर एक वक्त था कि लाहौर को सिनेमा घरों का शहर कहा जाता था, फिर ये वक्त भी आया कि उन सिनेमा घरों में जो है बिल्कुल ही वीरानी छाई होती। अभी भी कुछ सिनेमा घरों की हालत ऐसी है कि बंदा देख के परेशान हो जाता है। कुछ शादी हाल बन गए, कुछ पेट्रोल पंप बन गए, कुछ शोरूम बन गए, किस्सा ख़त्म होता गया। लेकिन फिर उसके बाद इंडियन फिल्मों की वजह से ही सही जदीद सिनेमा घर बने, अच्छे सिनेमा घर हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिनेमा बनाने के लिए जो फार्मेलिटी, जो उसूल बनाए गए हैं, जो कानून बना है, जदीद सिनेमा घरों में वो चीज़ें नहीं हैं। क़वाइद व ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, उनके उस तरह से गेट नहीं बनाए गए, उनके लिए उस तरह हिफाजती सिस्टम नहीं है। जिस तरह के एक सिनेमा के लिए कहा जाता था कि जी अगर आग लगने की सूरत में आपने किस गेट से निकलना है और क्या करना है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कवानीन के हिसाब से जो पुराने सिनेमा घर बने थे। जदीद सिनेमा घर इस तरह नहीं बने, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो शॉपिंग सेंटर्स में बने हुए हैं। अगर खुदा न खासा कहीं इमरजेंसी हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। इंटरेस्टिंग वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जैसे बदर मुनीर साहब के हवाले से कहते हैं कि ये जो है ना, ज़रा आपको पता है खुश मिजाज थे, और पठान होने के नाते भी एक दफ़ा वो आसिफ़ खान साहब ने बताया कि आउटडोर कहीं शूटिंग थी, आउट ऑफ कंट्री थी बल्कि, सॉरी, तो वहाँ पर ट्रेन में कोई शॉट ले रहे थे। तो वहाँ पर चूँकि अंग्रेज़ ख़वातीन ट्रेन में सफ़र करती हैं, तो ये जब शॉट दे रहे थे तो इनके सामने कोई खातून आ गई। तो चूँकि अंग्रेज़ में ये है कि वो हर एक को मुस्कुरा कर वेलकम करते हैं, तो उस खातून ने कहीं ऐसी लुक दी मुस्कुराते हुए, तो बदर मुनीर साहब कुछ और समझे, ठीक है, तो वो उनके करीब हो गए। तो उसके बाद उस खातून ने शोर मचाया, तो वहाँ पर ये पूरा इनका जो फ़िल्म का स्टाफ था, इसको अरेस्ट कर लिया गया और बड़ी मुश्किल से वहाँ पर वो क्लियरेंस करवाई गई। उनको बताया गया कि ये जो है ना, तो ये वाक़या भी है। तो इसके अलावा और ये कह लें कि एक वाक़या ये अज़हर रंगीला का बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो एक फ़िल्म, जब ये पीछे गुजर बरदरी का दौर आया, तो वो फ़िल्मों की शूटिंग जो है ना, ज़्यादातर इन्हीं के हाथ में आ गई फ़िल्में। इसी टॉपिक पे फ़िल्में बन रही थी हमारी गुजर बरदरी पर। तो उनके जो फ़िल्म साज़ थे वो भी ऐसे ही थे, ज़रा कुछ धड़ल्ले वाले लोग थे। तो उसमें अज़हर रंगीला एक दिन कहीं लेट पहुँचे किसी सेट पर, तो अज़हर रंगीला को उसने कहा कि अगर आइंदा तुम लेट आए तो तुम्हें मैं इस तरह गोली मारूंगा। तो उसके पैरों में सचमुच का फायर कर दिया। तो वो 2-3 फायर किए तो वो घबरा गए। तो बड़ा यानी कि अजीब सा काम हो गया था वहाँ पर भी। तो उससे पहले शफ़क़त चीमा साहब को एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान उठा कर ले गए थे कि जी पहले ये करें। शान के साथ भी ये वाक़या हुआ, तो इनके दौर में हुआ है। पुराने दौर में आपको पता है यूसुफ़ खान साहब की एक वो आदत थी, वो तो सेट पर थोड़े से भी गुस्से में आ जाते थे तो मुँह छुतार के रख देते थे और कहते थे मैंने नहीं करवानी शूटिंग। एक फ़िल्म की शूटिंग थी जिसमें शान के जो है ना, ये बाप का करैक्टर यूसुफ़ खान साहब कर रहे थे। तो उसके अंदर एक सीन था, तो शान ने खड़े होकर कहा कि ओए अब्बा। जब उसने ये कहा तो उस यूसुफ़ खान साहब गुस्से में आए, उन्होंने मुँह छुतारी और सेट पर रख दी। उसने कहा कभी तुमने अपने बाप को भी इस तरह मुखातिब किया जिस तरह मुझे सेट पे मुखातिब किया है। हालांकि ये एक पंजाबी कल्चर है कि वो हर पंजाबी फ़िल्म में आपने देखा है कि ओए थानेदारा और ओए अब्बा इस तरह के वो होते हैं। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसको मतलब है एंजॉय किया। तो इस तरह के वाक़यात तो बेशुमार हैं। अब चूँकि और जहन में पैगाम में ये कह रहा हूँ कि मुझे बस अपने जो शोबिज़ की जो बीट करते हैं दोस्त, उनसे थोड़ा सा एक शिकवा है। वो ये है कि देखें, बात यह है कि सबसे पहले वो कहते हैं ना, परवेज़ मुशर्रफ ने नारा लगाया था सबसे पहले पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमें अपना जो है एहतराम करवाना चाहिए। हमारा जो प्रोटोकॉल है एज ए जर्नलिस्ट, हमारे जो दोस्त हैं जो रिपोर्टर्स हैं, वो अक्सर आर्टिस्टों से परस्तार बन के मिलते हैं, ठीक है। तो उनकी ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि किसी को आप इज़्ज़त ना दें, इज़्ज़त देनी चाहिए। ज़ाहिर है जो अगर कोई आर्टिस्ट है उसकी इज़्ज़त करें, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, उसकी इज़्ज़त करें, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इज़्ज़त का जो पैमाना है वो कुछ अजीब सा हो गया है कि फ़ौरी तौर पर जो है हम उसको ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत ज़्यादा नीचे उसके हो गए, उनका अपर हैंड हो गया। इक्वल बेस पर एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए और अपने काम की सिंसियरिटी देखें। ओब्लाइजिंग होती है, लेकिन ओब्लाइजिंग का मतलब कतन ये नहीं है कि जो डिज़र्व करता है आर्टिस्ट उसको आप छोड़कर एक ओब्लाइज करने वाली किसी खातून को इतना ज़्यादा आप कर दें।
तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको एंड पे बताना भूल गया, वो ये था कि हमारी जो कल्चरल जर्नलिस्ट हैं, हमने इसकी तंजीम बनाई हुई है। पहले हमारी एक तंजीम मुश्तरका ही थी, तो उसके अंदर फिर कुछ बाज़ दोस्तों से मेरा इख्तिलाफ़ भी हुआ, तो अब हमने जो तंजीम बनाई हुई है वो हमारी नेशनल फाउंडेशन ऑफ कल्चरल जर्नलिस्ट के नाम से है। तो उसका मैं सदर हूँ, और साजिद ईज़ानी साहब जो हैं वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, सलीम कामरान साहब हमारे चेयरमैन हैं, इमरान एहसान नायब सदर हैं हमारे, शहजाद फरामोश ख़बरें में होते हैं वो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ख्वाजा आफ्ताब हसन हमारे जो है वो ख़जानची हैं, और इस तरह हमारे दोस्त अहबाब रियाज़ मुनीर साहब NNI में होते हैं, वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो ये हमारी तंजीम जो है, हमने शोबिज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं और तकरीबात की हैं। मैं पहले एक मैगज़ीन मल्टीमीडिया के हवाले से बहुत ज़्यादा अवार्ड शो करवा चुका हूँ और तकरीबात करवा चुका हूँ। तो ये सारे सिलसिले हम आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। और सबसे बढ़कर यह है कि ब्यूटिशन्स के लिए मैंने एक ज़माने में एक कॉलेज भी बनाया था, और ब्यूटिशन जितनी भी हैं वो इसको समझती हैं, मैंने उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और मतलब है कि मैं अभी जो ब्यूटिशन्स पर टैक्स लगा उसके हवाले से भी हम लोग बड़े फ़ाल हैं कि ये ख़त्म हो। तो इस तरह के भी हमारे काम हैं। हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो